नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक चंद्रगुप्त मौर्य के एक महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करेंगे। सेल्यूकस का जो राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उनके यहाँ रहता था, उसके समय में क्या क्या भारतीय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कैसा था, स्थिति कैसी थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मेगास्थनीज के समय का भारत वर्णन हम यहाँ पर देखेंगे। दुर्भाग्यवश जो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, वो उपलब्ध नहीं है। उसकी एक भी प्रति अभी तक हमें नहीं मिली है, परंतु उसके बाद के जितने भी लेखक थे, उन्होंने जैसे कि स्ट्रैबो, प्लिनी, एरियन आदि ने अपनी जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें बार बार जो है इंडिका के उद्धरण दिए हैं। और 1891 में मैके क्रिंडल नामक वैज्ञानिक ने इन्हें व्यवस्थित रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित करवाया था। इस पुस्तक से तत्कालीन भारत के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासन व्यवस्था कैसी थी, कैसा राज्य था, उसके बारे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण ही लिखित प्रमाण है। मेगास्थनीज का विवरण कहाँ तक प्रमाणिक माना जा सकता है, इस बारे में भी विद्वानों में मतभेद है। वस्तुतः मेगास्थनीज ने बहुत सी बातें जो है वो गलत लिखी हैं। जैसे उसने 4 जातियों या वर्णों के स्थान पर यहाँ पर 7 मूल जातियों का उल्लेख किया है। डॉक्टर वीसी पांडे के अनुसार अशुद्धियों के निम्न कारण थे कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा। एक तो यह है कि यूनानी होने के कारण वह कुछ विशिष्ट भारतीय प्रथाओं को भली प्रकार से समझ नहीं पाए थे। यूनानी परंपरा के अनुसार कार्य विभाजन के आधार पर 7 जातियों का उल्लेख उन्होंने कर दिया है। वैसे जाति का जो है वो उल्लेख कार्य विभाजन के आधार पर किया गया है, तो उस समय जातीय आधार पर भी जातियां बन चुकी, जन्म के आधार पर भी जातियां बन चुकी थी। बहुत सी सूचनाएं जो है उन्होंने जनश्रुति के आधार पर संग्रहित की थी, जो कि कपोल कल्पित या आप कह सकते हैं कि अतिरंजित थी। इससे उन्हें दक्षिण भारत का विशेष ज्ञान भी नहीं था। अब इनके अनुसार हम देखते हैं कि भौगोलिक विवरण कैसा है वहाँ का। तो भारत का आकार जो है चतुर्भुज के समान है। उसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण व पूर्व में समुद्र है, पश्चिम में सिंधु, गंगा, सोन, कोसी, गंडक, राप्ती, गोमती नदियों का विवरण दिया गया है। गंगा नदी को सबसे बड़ा बताया गया है। फिर है पाटलिपुत्र का वर्णन कि पाटलिपुत्र की व्यवस्था कैसी थी। तो पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है उन्होंने। यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। गंगा और सोन नदी के संगम पर यह बसी हुई थी। यह यहाँ पर जो है 8 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा इसका सोन नदी का संगम स्थल था। इसके चारों ओर लकड़ी की 4 दीवारी बनी हुई थी, जहाँ पर कि महल बना हुआ है। जो साम्राज्य की राजधानी थी उसमें जो महल है उसकी लंबाई चौड़ाई है। इसमें 64 द्वार थे और 570 बुर्ज यानी मीनारें थी। इस दीवार के चारों ओर 600 फीट चौड़ी और 30 हाथ गहरी खाई थी। राजमहल विशेषतः लकड़ी का बना हुआ था। इसकी प्रशंसा करते हुए मेगास्थनीज ने लिखा है कि यह संसार के राजकीय भवनों में सबसे अधिक सुंदर है और जिसके सामने सूसा और इकबिताना के राजप्रसादों के वैभव भी तुच्छ प्रतीत होते हैं, जो कि उस समय में काफ़ी फेमस थे। अब है चंद्रगुप्त का स्थानीय प्रशासन कैसा था। तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का शासन चलाने के लिए एक कमीशन था और जिसमें कि 30 सदस्य होते थे
और उनके 6 बोर्ड या काउंसिल या उन्हें कह सकते हैं कमेटियां होती थी। 6 कमेटियां थी और प्रत्येक कमेटी में 5-5 सदस्य थे। फिर है केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन में सर्वप्रथम है राजा। राजा सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। प्रमुख शासक है, प्रमुख न्यायाधीश वही हैं, धर्म प्रवर्तक हैं और सेनापति हैं। अब है मंत्रिपरिषद। शासन के सभी कामों को देखती थी मंत्रिपरिषद और नीति निर्धारण का कार्य भी यही करती थी। फिर है केंद्रीय विभाग। 18 प्रमुख केंद्रीय अधिकारी थे। इन अधिकारियों को तीर्थ स्थान से पुकारा गया है। फिर है हम लेते हैं धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति के बारे में मैगस्थनीज ने यूनानी देवता जो थे डियोनीसियस और हेराक्लिस का उल्लेख किया है। उन्होंने डियोनीसियस का शिव माना है और हेराक्लिस को कृष्ण के रूप में माना है। तो मैगस्थनीज ने इनको यूनानी देवता समझा, जबकि ये भारतीय देवता थे, शिव और कृष्ण। यज्ञ और बलि प्रथा भी प्रचलित थी। भारतीय पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। भारतीय मृतकों की यादगार में समाधि भी बनाते थे। अब हम लेते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति दृष्टि से देखा जाए तो भारत उन्नत था, कृषि प्रधान देश था, भूमि उपजाऊ थी, 2 फसलें हुआ करती थी, सिंचाई के साधन भी थे और भारत में कभी भी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा। उनके अनुसार अकाल नहीं पड़ा। उद्योग धंधे भी थे, यहाँ पर विकसित रूप में थे। भारतीयों को खनिज पदार्थों और खनिज विद्या का भी पूरा ज्ञान था। अनाज और फलों के अतिरिक्त औषधियों की खेती भी होती थी। अब हम लेते हैं सामाजिक दशा। समाज कैसा था? जीवन सरल था, सुखद और मितव्ययतापूर्ण था। मुख्य भोजन जो है उस समय चावल और दाल था। और मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज जो है 7 वर्गों में विभक्त था, जैसा कि पहले भी बताया गया है। ये जो 7 वर्ग उन्होंने बताए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है दार्शनिक। प्रमुख जाति थी परंतु उनकी संख्या जो है वो कम थी। दार्शनिक 2 प्रकार के होते थे। पहला है ब्रैकमैन और दूसरा है सरमैन। ये अपनी भविष्यवाणी से देश को लाभ पहुंचाते थे और ये आध्यात्मिक विषयों में निपुण हुआ करते थे। दूसरा वर्ग इन्होंने बताया है कृषक। समाज में बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध थे और उपज का चौथा भाग कर के रूप में इन्हें राजा को देना पड़ता था। मतलब कृषक संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा थी, समाज का प्रमुख हिस्सा थे। तीसरे हैं गौपालक या आखेटक। मुख्य कार्य पशुपालक या आखेट करना था, मतलब शिकार करना। फिर है व्यापारी और शिल्पकार। व्यापारी लोग भिन्न भिन्न व्यवसायों में लगे हुए थे, उद्योग धंधों का संचालन करते थे। शस्त्रास्त्र और जहाज बनाने का जो कार्य था वो इनको मिला हुआ था, जिसको कि राज्य श्रेय मिला हुआ था, मतलब राजा की तरफ से बनाए जाते थे। अन्य व्यवसायों को अपनी आय का कुछ भाग, अन्य जो व्यवसायी थे वो अपनी आय का कुछ भाग जो है राजा को कर के रूप में देते थे। अब है मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन ये सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें दास प्रथा की पुष्टि की है। अब हम देखते हैं 5वां वर्ग योद्धा। उनका मुख्य कार्य होता था युद्ध करना। फिर है अध्यक्ष। अध्यक्ष यानी ओवरसियर और या निरीक्षक भी इन्हें कह सकते हैं। प्रत्येक राज्य के काम का जो निरीक्षण करके राजा को सूचना देने का कार्य था वो इनका मुख्य कार्य था। फिर है मंत्री या सभासद। ये लोग राज्य सभा में कार्य करते थे। तो इस प्रकार से ये 7 वर्गों में समाज जो है वो बटा हुआ था। मैगस्थनीज के अनुसार
प्रत्येक जाति के व्यक्ति को अपने व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य को करने की आज्ञा नहीं थी। मतलब जो जिस जाति का व्यक्ति है वो जिस व्यवसाय को वो करते हैं वही कार्य वो करते थे। तो जाति प्रथा इस समय तक काफ़ी कठोर हो चुकी थी। अब हम देखते हैं विवाह। विवाह में आप देखेंगे कि बहुविवाह प्रचलित था, दहेज प्रथा प्रचलित नहीं थी, अंतर्जातीय विवाह कम होते थे या नहीं के बराबर थे। अब है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, शिक्षा ग्रहण वो करती थी, आवश्यक होने पे वो शासन भी करती थी, युद्ध में भाग लेती थी। स्त्रियां गुप्तचर विभाग व राजा की अंगरक्षक यानी सेना में भी कार्य करती थी। पर्दा प्रथा जो थी वो नहीं थी, पर्दा नहीं करती थी स्त्रियां। सती प्रथा कुछ जातियों तक सीमित थी, मतलब नहीं के बराबर थी। अब है दंड व्यवस्था कैसी थी। अपराध बहुत कम होते थे, चोरी बहुत कम होती थी, दंड नीति कठोर थी, इसीलिए अपराध कम होते थे। मृत्यु दंड, अंग विच्छेद की सज़ा भी दी जाती थी। घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। न्याय व्यवस्था के 4 आधार थे: धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज प्रशासन। मतलब इन आधारों पर न्याय व्यवस्था या न्याय किया जाता था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि समाज जो है वो कितना अच्छा था, उसकी व्यवस्था कितनी अच्छी थी। फिर हम देखते हैं सैन्य व्यवस्था। मैगस्थनीज के अनुसार सेना का सारा प्रबंध जो है वो युद्ध मंत्रालय करता था और इसके 30 सदस्य होते थे जो कि 6 मंडलों में विभक्त थे और प्रत्येक मंडल में या प्रत्येक कमेटी में जो है 5 सदस्य हुआ करते थे। इन मंडलों को हम बांट देते हैं। जैसे पहला मंडल है तो ये पैदल सेना के प्रशासन की देखभाल करता था। दूसरा मंडल ये अश्वारोही सेना की देखभाल करता था। तीसरा मंडल रथों की सेना की देखभाल करता था। चौथा मंडल हाथियों के सेना की देखभाल करता था। पांचवा मंडल सेना के परिवहन, सप्लाई, घोड़े व अन्य पशुओं के चारे का प्रबंध करता था। और छठा मंडल भी है इसमें, वो है जल सेना का प्रबंध करने वाला। तो इस प्रकार से ये 6 मंडलों में विभक्त था। अब हम देखेंगे चंद्रगुप्त का धर्म। चंद्रगुप्त किस धर्म को मानने वाले थे, इसमें भी विवाद है। जैन ग्रंथ के अनुसार उन्होंने अंतिम दिनों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को धारण कर लिया था या उनकी वो अनुयायी बन गए थे। परंतु जब वह मगध के सिंहासन पर बैठे थे तब वे ब्राह्मण थे, ऐसा कहा जाता है या ऐसे प्रमाण मिले हैं। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठा था, बिंदुसार। वो जब राज सिंहासन पर बैठा तो करीब 25 वर्ष इन्होंने शासन किया है और 298 BC से 273 BC तक इनका शासनकाल माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में इसे बिंदुसारी कहा गया है, जबकि कुछ जो दूसरे ग्रंथ है जैसे वायु पुराण में इनका नाम भद्रसार है और कुछ पुराणों में इसे वारिसार भी कहा गया है। चीनी ग्रंथ फायुन चुलिन में इन्हें बिंदुपाल कहा गया है। यूनानियों ने इन्हें अमित्र चेटस कहा गया है और संस्कृत में अमित्र घात यानी शत्रुओं का संहार करने वाला भी कहा गया है। तो इस प्रकार हमें बिंदुसार के कई नाम मिलते हैं। चाणक्य बिंदुसार का भी महामंत्री एवं प्रधानमंत्री रहे हैं और बाद में खल्लाटक और राधगुप्त भी इनके प्रधानमंत्री रहे हैं। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। जैन ग्रंथों के अनुसार या बौद्ध साहित्य के अनुसार धम्बा और सुब्रधांगी इनकी पत्नी थी। परिशिष्ट पर्वन में इनके जन्म के विषय में बहुत ही रोचक प्रसंग दिया हुआ है एक, जो कि इस प्रकार है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को विष का अभ्यस्त बनाने के लिए उनको भोजन में वो अल्प मात्रा में विष देना प्रारंभ कर दिया था उन्होंने, ताकि कोई विष कन्या जो है उन्हें विष देकर उनकी हत्या नहीं करे।
या नहीं कर सके, क्योंकि उस समय विषकन्या का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो रानी दुर्धरा ने एक दिन जो है वो चंद्रगुप्त के साथ विषयुक्त भोजन किया था, जिससे कि उनकी बाद में मृत्यु हो गई और बिंदुसार के मस्तक पर एक विष की एक बूंद भी लगी हुई थी, इसीलिए इनका नाम जो है वो बिंदुसार रखा गया। अब देखते हैं इनकी विजय यात्रा क्या रही। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। वैसे बिंदुसार को चंद्रगुप्त ने बहुत बड़ा साम्राज्य सौंपा था। फिर है इनके विदेशों से संबंध कैसे स्थापित हुए। तो बिंदुसार ने सीरिया के सम्राट एंटियोनस और से अच्छे संबंध थे। सीरिया के सम्राट से ये अंजीर, किशमिश, मीठी मदिरा, एक सूफी दार्शनिक भी इन्होंने मंगाया था और सम्राट ने दार्शनिक को छोड़कर सारी चीज़ें भेज दी थी, क्योंकि दार्शनिक भेजना जो है उस समय यूनानी कानून के खिलाफ था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का राजदूत डईमैकस भी रहता था और मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलेमी सेकंड ने डियानीसियस राजदूत जो है वो पाटलिपुत्र में भेजा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी राजदूत जो है उस समय हमारे यहाँ रहते थे। अब है विद्रोह। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसे दबाने के लिए उन्होंने पहले पुत्र सुशीम को भेजा था, लेकिन वो जब कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजा था। अब है इनका मूल्यांकन। बिंदुसार योग्य और शक्तिशाली शासक थे। उसने अपने यशस्वी पिता की परंपराओं की रक्षा का पूरा प्रयत्न किया। उसने अपने पिता से प्राप्त राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। इनके जो अपने योग्य पुत्र और उत्तराधिकारी थे उनके लिए इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया और इनकी मृत्यु जो है वो 273 ईस्वी पूर्व मानी जाती है।